Hello students, let's start part 5 of the chapter The Rise of Nationalism in Europe. In this video we'll discuss about visualizing the nation and Balkans problems. So let's start with the topic visualizing the nation. What do you understand by visualizing the nation? It means the nation is visualized. कोई भी कंट्री जो दिख रही है, दिखती है, किससे दिखती है? बाय यूजिंग एनी सिंबल, बाय यूजिंग एनी पोर्ट्रेट. जैसे आप किसी किंग की पोर्ट्रेट या उसका स्केच या उसकी फ़ोटो देखकर उस किंग की ग्लोरी के बारे में समझ सकते हैं. यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द ग्लोरी ऑफ द किंग एंड द स्प्लेंडर ऑफ द किंग. इसी तरह से आप किसी भी नेशन की एलोगरी का यूज़ करके, इट मीन्स बाय सीइंग द सिंबल, बाय वॉचिंग द सिंबल of the particular allegory, you can understand about the visualizing the nation. So artists in the 18th and 19th centuries found a way out by personifying a nation. How to personify the nation? In other words, they represented a country as if it were a person. किसी भी कंट्री को एक पर्सन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया. किसने? आर्टिस्ट ने किया. कब किया था? 18th और 19th सेंचुरी में. नेशंस वर देन पोर्ट्रेड एज फीमेल फिगर्स. उस समय फीमेल फिगर्स में ज़्यादा इनको नेशंस को दिखाया गया था. फॉर एग्जांपल इफ़ यू सी दैट इज़ नोन एज एलिगरी, फीमेल फिगर फॉर सिम्बोलाइजिंग एनी कंट्री, दैट इज़ नोन एज एलिगरी. जैसे एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, भारत माता. भारत माता इज फीमेल फिगर दैट वाज यूज्ड, पोर्ट्रेड फॉर सिम्बोलाइजिंग द नेशन इंडिया. Right. Another example, during the French Revolution, artists used female allegory to portray ideas such as liberty, justice, and republic. These ideas were represented through specific objects or symbols. कौन से symbols इनको दिखाया गया? जैसे attributes of liberty are red cap. Red cap से liberty के features दिखाई गई, या broken chain से, यानी कि टूटी हुई जंजीरें जो है वो लिबर्टी का सिंबल बन गया. इसी तरह से जस्टिस जो है वो ब्लाइंड फोल्डेड वीमेन कैरिंग अ पेयर ऑफ वेइंग स्केल्स. वेइंग स्केल्स जो तराजू होता है उस तरह के सिंबल से इसको दिखाया गया, राइट, जस्टिस को. इसी तरह से फीमेल एलिगोरी जो है वो बहुत सारे आर्टिस्ट ने 19th सेंचुरी में बनानी स्टार्ट कर दी. किसके लिए बनानी स्टार्ट कर दी? नेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए. जैसे फ्रांस. In France, she was christened Marian, right? Christened Marian. Marian was the allegory to show and as the symbol of France. Marian जो है वो popular Christian name है which underlined the idea of people's nation. Her characteristics were drawn from those of liberty and the republic. Red cap, tricolor, cockade. Statues of Marian were erected in public squares to remind the public of the national symbol of unity and to persuade them to identify with it. Marian images were marked on coins and stamps also. So इस तरह से ये जो symbols बनाए गए थे ये कंट्री में इंटेग्रिटी और यूनिटी लाने के लिए थे और साथ में नेशनलिस्ट फीलिंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इन सिंबल्स को यूज़ किया जाता था. फॉर एग्जांपल जैसे आप कहीं भी भारत माता का सिंबल देखते हैं या कहीं ट्राइकलर देखते हैं, तिरंगा झंडा देखते हैं, तो आपके जो फीलिंग्स है वो नेशनलिस्ट जो है फीलिंग्स हो जाती हैं और नेशन के प्रति जो है आप ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाते हैं. सो इन दिस वे यू कैन सी इन फिगर 16 postage stamps of 1850 with figure of Marian representing the Republic of France. इसी तरह से जर्मनी के लिए जर्मेनिया बनाया गया. जर्मेनिया एलिगरी था जर्मनी के लिए. ये आप देख सकते हैं फिलिप वीट ने, ये वही पोर्ट्रेट है जिसको फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में लगाया गया था. यू कैन सी फिलिप वीट 1848 में इसको बनाया गया था. सेंट पॉल चर्च में इसको लगाया गया था 1848 में. आफ्टर दैट मीनिंग ऑफ द सिम्बल्स, ये आप देख सकते हैं डिफरेंट सिम्बल्स और उनका मीनिंग. ब्रोकन चेन, बीइंग फ्रीड, यानी कि चेन टूटना, ये आज़ादी का सिंबल बन गया, बीइंग फ्रीड. ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, सिंबल ऑफ द जर्मन एम्पायर, स्ट्रेंथ यानी कि मजबूती या ताकत. क्राउन ऑफ ओक लीव्स, ओक लीव्स का जो क्राउन मुकुट जो था वो हीरोइज्म का सिंबल बन गया. स्वॉर्ड, रेडीनेस टू फाइट, लड़ने के लिए तैयार. ओलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, विलिंगनेस टू मेक पीस. और ब्लैक, रेड एंड गोल्ड ट्राइकलर,
ये फ्लैग ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट इन 1848 जो यूज़ किया गया था, जर्मन लिबरल नेशनलिस्ट ने इसको यूज़ किया था। एंड ड्यूक्स ऑफ जर्मन स्टेट्स, बैंड बाय ड्यूक्स ऑफ जर्मन स्टेट्स, जो मोनार्कियल पावर्स ने इसको बैन कर दिया था। रेज ऑफ द राइजिंग सन, उगते हुए सन की जो रेज हैं वो बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा, नए युग की शुरुआत। यू कैन सी दीज इमेजेस, सिंबल्स। फॉलन जर्मेनिया, ये जूलियस हबनर ने बनाई 1850 में। ये दिखा रहा है कि जर्मनी को किस तरह से नुकसान हुआ, या हाउ जर्मन नेशन गोट हार्म ड्यू टू द रॉन्ग मोनार्क्स एंड रॉन्ग गवर्नमेंट्स। इस तरह से आपको दिखाया गया उसके नेशनलिज्म को कैसे जो है यूनाइट करने के लिए इस तरह की पोर्ट्रेट बनाई गई। जर्मेनिया गार्डिंग द राइनलैंड, आपको पता है जर्मनी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन रहा। 1860 में ये आर्टिस्ट लॉरेंस क्लेजन ने बनाई एंड was commissioned to paint this image to, and the inscription of Germania sword reads, the German sword protects the German Rhine। इसमें आपको दिख रहा है कि जर्मेनिया is shown as very aggressive symbol। अब चलते हैं नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म की तरफ। इट्स वेरी सिंपल एंड इजी कॉन्सेप्ट, नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। इम्पीरियलिज्म क्या होता है? इम्पीरियलिज्म का मतलब होता है कि जब कोई भी कंट्री अपने अपने जो टेरिटरी होती है उसको एक्सपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, दिस इज़ वन कंट्री एंड इट वांट्स टू एक्सपेंड द टेरिटरीज लाइक दिस, राइट। सो एक्सपेंड करके इस तरह से बढ़ाना चाहती है, इट इज़ इम्पीरियलिज्म, राइट। नेशनलिज्म इसको अपोज करती है, यानी कि ये जो टेरिटरी है, दिस इम्पीरियल पावर, ये जिस तरह से अगर टेरिटरी को एक्सपेंड करेगी तो डेफिनेटली दूसरी जो कंट्रीज़ हैं या दूसरे नेशन हैं उनकी टेरिटरीज़ को अपनी टेरिटरी में मिलाएगी। तो इससे दूसरे नेशन को क्या हो रहा है? नुकसान। तो दूसरे नेशन के लोग जब अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो दैट इज़ कॉल्ड नेशनलिज्म, राइट। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे बाल्कान्स का। जैसे बाल्कान्स क्या था? द बाल्कान्स वॉज अ रीजन ऑफ जियोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन कंप्राइजिंग मॉडर्न डे रोमानिया। अब बाल्कान्स जो रीजन है, मैप में आप देख सकते हैं इजीली कि द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वॉज द एरिया कॉल्ड द बाल्कान्स। 1871 के बाद जो सबसे ज़्यादा नेशनलिस्ट अगर हम टेंशन की बात करें तो बाल्कान्स में देखने को मिली। बाल्कान्स क्या है, इसको समझने के लिए इस मैप में देखते रहिए। बाल्कान्स में रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, whose inhabitants were broadly known as the Slavs। ये जो एरियाज हैं ये सारे बाल्कान्स रीजन था और यहाँ रहने वाले सभी लोग लगभग स्लाव्स के नाम से जाने जाते थे, राइट, ब्रॉडली नोन एज स्लाव्स। अ लार्ज पार्ट ऑफ द बाल्कान्स वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ओटोमन एम्पायर। कौन से एम्पायर में? ओटोमन एम्पायर। ये टर्की का एम्पायर होता था और इसके अंडर में बाल्कान्स का काफ़ी बड़ा जो एरिया है वो आता था। तो इसलिए ये एक तरह से दूसरे और क्रूएल जो एम्पायर था उसके अंडर में थे। द स्प्रेड ऑफ द आइडियाज ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन द बाल्कान्स। आपने ग्रीस के बारे में पढ़ा कि किस तरह से रोमांटिक नेशनलिज्म से उसको ओटोमन एम्पायर के अगेंस्ट लड़ने के लिए एक स्ट्रेंथ मिली। सो विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ओटोमन एम्पायर मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोजिव, क्योंकि ओटोमन एम्पायर का धीरे धीरे डिसइंटीग्रेशन हुआ और काफ़ी सारा जो एरिया था ओटोमन एम्पायर के हाथों से निकल के फ्री हो गया, राइट। तो इस तरह से ऑल्दो 19th सेंचुरी द ओटोमन एम्पायर हैड सो टू स्ट्रेंथन इटसेल्फ थ्रू मॉडर्नाइजेशन एंड इंटरनल रिफॉर्म्स बट विद वेरी लिटिल सक्सेस। ओटोमन एम्पायर को ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पाई और वन बाय वन करके यूरोपियन जो उसके डिफरेंट जो टेरिटरीज थी वो फ्री होती गई। द बाल्कान पीपल्स बेस्ड देयर क्लेम्स फॉर इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल राइट्स ऑन नेशनलिटी एंड यूज हिस्ट्री टू प्रूव दैट दे हैड once been independent but had subsequently been subjugated by foreign powers। यानी कि यहाँ के जो लोग थे बाल्कान्स के, चाहे हम डिफरेंट कंट्रीज़ का हमने नाम लिया, इन कंट्रीज़ के जो लोग थे स्लाव्स, वो अपने आप को ये कहते थे कि आवर पास्ट एंड आवर हिस्ट्री हैज़ अ बिग ग्लोरी एंड आवर पास्ट वॉज वेरी ग्लोरियस एंड वॉज फुल ऑफ द ब्राइटनेस, और हम फ्री थे। Hence, the rebellious nationalists in the Balkans thought of their struggles as attempt to win back their long lost independence।
और इसके बाद में वहाँ पे नेशनलिस्ट ने स्ट्रगल किया और धीरे धीरे फ्री होना स्टार्ट की। दूसरी तरफ एक और प्रॉब्लम आ गई कि सभी स्टेट्स एक दूसरे से जेलस फील करते थे। एंड आफ्टर दैट वन मोर प्रॉब्लम वाज देयर दैट मैटर्स वर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज द बाल्कन्स ऑल्सो बिकेम द सीन ऑफ बिग पावर राइवलरी। बड़ी पावर्स के बीच में भी यहाँ पे राइवलरी देखने को मिली कि कौन इनको कंट्रोल करना चाहेगा, अपनी टेरिटरीज को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहेगा। इसके लिए रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी was keen on countering the hold of other powers over the Balkans and extending its own control over the area. This led to a series of wars in the region. इस तरह से कई सारे wars यहाँ पे छोटे छोटे वॉर आपस में होने लगे और लास्ट में फाइनली हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखने को मिला 1914 से 1918। ये बाल्कान्स प्रॉब्लम का ही एक नतीजा था। आफ्टर दैट नेशनलिज्म अलाइंड विद इम्पीरियलिज्म led Europe to disaster in 1914 जैसे हमने डिस्कस किया। But meanwhile many countries in the world which had been colonized by the European powers in the 19th century began to oppose imperial domination। और इसके बाद में चाहे उसमें इंडिया है या घाना था या ईरान था, बहुत सारी कंट्रीज थी जो इसके बाद में ब्रिटिश से फ्री होने के लिए या दूसरे यूरोपियन पावर से फ्री होने के लिए नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है वहाँ पे चलाए गए। एंटी इम्पीरियल मूवमेंट्स इनको हम कहते हैं। डेवलप्ड एवरीवेयर वर नेशनलिस्ट in the sense of that they all struggled to form independent nation states, were inspired by a sense of collective national unity forced in confrontation with imperialism। It means कि जो जिन कंट्रीज़ के अंदर, जिन नेशंस के अंदर इंडिपेंडेंस मूवमेंट हुए वो एक तो एंटी कॉलोनियल थे और दूसरा एंटी इम्पीरियलिज्म, ठीक है। और इसके बाद में आता है कि इसके लिए वो कलेक्टिव नेशनल यूनिटी जो है वो काम करती है कि एक साथ मिलके अपने नेशन को फ्री कराने और यूनाइटेड करवाने के लिए उन्होंने जो है इसको और इम्पीरियलिज्म को कन्फ्रंट करने के लिए, उसको सामना करने के लिए और ये मूवमेंट चले। यूरोपियन आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म वर नोवेयर replicated for people everywhere, developed their own specific variety of nationalism। अब अलग अलग टाइप के नेशनलिज्म देखने को मिले एंड इंडिपेंडेंस के लिए जो मूवमेंट्स थे उनके अंदर स्पेसिफिक नेशनलिज्म देखने को मिले। बट द आइडिया दैट सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू नेशन स्टेट्स केम टू बी एक्सेप्टेड एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल। फ्री होने के लिए जो मूवमेंट चले, दोज मूवमेंट्स वर सीन एज द नेचुरल। यहाँ पे हम इस फिगर को देखेंगे, फिगर 20, ए मैप सेलिब्रेटिंग द ब्रिटिश एम्पायर। आप इसमें देख सकते हैं एट द टॉप सबसे ऊपर एंजल्स आर शोन कैरिंग द बैनर ऑफ फ्रीडम। ये फ्रीडम का बैनर आपको दिख रहा होगा टॉप में। इस पेंटिंग का अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हियर फेडरेशन, फ्रेटर्निटी, फ्रीडम। आफ्टर दैट this is in the foreground Britannia, the symbol of the British nation, is triumphantly sitting over the globe। ये globe है और ये ब्रिटानिया इसके ऊपर बैठी है। The colonies are represented through images of tigers, elephants and forest and primitive people। ये backward people है, primitive people है। These are primitive people, you can see। and the domination of the world is shown as the basis of Britain's national pride। तो इसमें ब्रिटानिया यानी कि द सिंबल ऑफ ब्रिटिश पावर, उसको पूरी दुनिया पे राज करते हुए दिखाया गया है। पूरी दुनिया पे उसने कंट्रोल किया, जैसे वो ग्लोब के ऊपर बैठी है वर्ल्ड। सो दिस वाज द सिंबल ऑफ ब्रिटिश ग्लोरी, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की चीज़ें आर्टिस्ट ने बनाई और जो डिफरेंट कंट्रीज़ में जिसने नेशनलिज्म या उनकी नेशनल ग्लोरी को सपोर्ट किया। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी हैव completed this chapter and you have to revise the chapter by reading this again and make the MCQs, at least 10 MCQs from this part. Thank you. Have a nice day.